जो दुबई प्लेन क्रैश हुआ है इससे इंडिया की तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो ही गई है, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये वीडियोस देखो। मई में पाकिस्तान के हाथों 7 तैयारे गिरने से मोदी का जो सारा गुरूर और घमंड है वो खाक में मिल गया था। भारतीय फजाई निजाम की कमजोरियों, नाअहलियों, पायलट्स की नाक़िस ट्रेनिंग, करप्शन और एसओपीज की खिलाफ वर्जियों को बड़ा नुमाया करते हैं। ऐसे में बस यही कहना चाहूंगी कि चलाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों। और उड़ाने से याद आया कि भारतीय बॉलर बुमराह, इनको याद दिला दूं, पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो जो तैयारा गिरने का इशारा कर रहे थे वो यही वाला तैयारा था जो आज गिरा है। तो जाइए जाकर अपना मलबा और बेइज्जती समेट लीजिए। अब ये जो बातें कह रही है ना उसमें कुछ चीजें सही भी हैं। बहुत सारे लोग इस वीडियो से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया का डिफेंस सेक्टर की जो पोल है ना वो दुबई में जाके खुली है। इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंट्रीज इस बात पर हंस रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान रहा है तो हमको पाकिस्तान दिख रहा है। अब ये कोई मजाक बात नहीं है कि आप अपनी पावर शो करने में ही फेल हो जा रहे हो। वो टेक्निकल फॉल्ट है या क्या चीजें वो तो अभी क्लियर होगी, लेकिन आप फेल हुए ये इंपॉर्टेंट रखता है। वहां पर कितने इन्वेस्टर्स और बायर्स आए हुए थे प्लेन के, वहां पे इंडिया की टोटल बेइज्जती ही हो गई। हालांकि उसमें अपने पायलट की डेथ हो गई है, इसमें हमें बहुत दुख है, लेकिन ये भी एक बहुत मेजर कंसर्न है। और जो हम कह रहे हैं ना अपना तेजस प्लेन मेड इन इंडिया बना हुआ है, इसकी हर चीजें इंडियन स्वदेशी तैयार करी गई। अगर कल को यूएस मना कर देना कि हम अपना इंजन नहीं देंगे तो जो तेजस का हार्ट है ना GE404 इंजन जो हम यूएस से लेते हैं वो आना बंद हो जाएगा और उसके बाद तेजस अपना खड़ा रहेगा। हम सब कहेंगे फिर मेड इन इंडिया है। करीबन 7 लाख करोड़ का बजट है इंडियन डिफेंस पे, और उस पे भी आधे ज्यादा पैसा अपना पेंशन, मैन पावर और सैलरीज में चला जाता है। आपको नहीं पता होगी ये बात, लेकिन इंडिया में अगर एक बार आप विधायक बनोगे ना तो आपको उतनी पेंशन मिलेगी। अगर आप दूसरी बार विधायक बनोगे आपकी पेंशन डबल हो जाएगी, तीसरी बार बनोगे तो पेंशन ट्रिपल हो जाएगी, और अगर 3 बार विधायक बनने के बाद आप सांसद बन जाओगे ना तो आपको सांसद की भी पेंशन मिलेगी, और 3 बार जब आप विधायक थे ना उसकी भी पेंशन आपको मिलती रहेगी। पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, लेकिन आज भी हम अपना 65% जो डिफेंस की मेजर चीजें हैं वो दूसरी कंट्री से खरीदते हैं। और जितने अपने यहाँ ठीक ठाक साइंटिस्ट ना, APJ अब्दुल कलाम को छोड़ने के बाद से जितने भी साइंटिस्ट हैं अपने अच्छे खासे ना वो नासा निकल जाते हैं। इंडिया उनको पैसे ही नहीं दे पाता सही से, और फिर बात आके अटक जाती है कि अपने यहाँ के जो पायलट्स हैं वो ट्रेंड नहीं है। वहां पे जो क्रैश हुआ था वो पायलट की कमी की वजह से हुआ था, तो ऐसा नहीं है। वो जो थे ना वो स्क्वाड्रन लीडर थे, और एक स्क्वाड्रन में ना 16 से 24 प्लेन्स होती हैं, उतनी वो लीड कर रहे थे। मतलब उनका तो कोई इशू नहीं होगा, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज पता लगी वो तो सबको पता ही लगेगी। लेकिन अगर हम ये बोले कि अपने यहाँ के प्लेन्स की हालत इतनी खराब है कि उनकी वजह से अपने जो पायलट्स है ना उनका टैलेंट ढक जाता है। आप ये बात नहीं मानोगे, लेकिन MiG-21 जो है ना वो 1968 का मॉडल है, उसको अपग्रेड कर करके हम लोग यूज कर रहे थे, और उसी से जो पायलट अभिनंदन है ना वो पाकिस्तान को जो F-16 फाइटर जेट था जो 4th जनरेशन का, MiG-20 3rd जनरेशन का, इससे जाके उसको मार गिराते हैं। हालांकि प्लेन क्रैश हो जाता है वो बच जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद इमेजिन करो यार 1970 की कार आप चलाना पसंद करोगे? आज के टाइम पे इतने हाईटेक इरा में चीजें हर साल 3 गुना 10 गुना ज्यादा अपग्रेड हो जा रही हैं, और अभी भी इंडियन आर्मी जो है ना 1970 का MiG-21 यूज करती है। अभी हमको लगता है इस साल या पिछले साल शायद इंडियन एयरफोर्स ने उसको रिटायर किया, लेकिन आप सोचो एक बार यार अभी तक 1970 के प्लेन यूज हो रहे हैं। अभी जो चाइना है ना वो 6th जनरेशन पायलट की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है, और इंडिया जो है अभी 4.5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है। अभी वो 5th जनरेशन आने में, मतलब हम लोगों की टेस्टिंग करने में अभी 10 साल और लगने वाले हैं, और चाइना उस चीज को 2011 में करके छोड़ चुका है। 2011 में उन्होंने अपने 5th जनरेशन की टेस्टिंग कर दी थी। अभी हम लोगों को 11 साल और लगने वाले हैं, और वो तो 6th जनरेशन पे शिफ्ट हो ही चुका है। अगर आप देखोगे ना तो जो और कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये सब अपनी GDP का 2 से 3% अपनी डिफेंस में देते हैं, क्योंकि डिफेंस हर कंट्री का एक बेस होता है, क्योंकि उसी से अदर कंट्रीज आपको इधर उधर नहीं करती हैं, आपके पास पावर रहती है। इंडिया यहाँ पर हम इतनी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेशन वाली कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हम अपनी GDP का सिर्फ 1.9% अपनी डिफेंस में देते हैं कि ठीक है हल्का फुल्का बॉर्डर मजबूत रखो बस। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है अपने बगल में, अपने नेबर कंट्री, हमेशा लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, वो 16% GDP अपनी डिफेंस में देते हैं ताकि उनकी डिफेंस थोड़ा मजबूत रहे। हालांकि यहाँ कम है पाकिस्तान का, लेकिन 16% अपनी कंट्री की GDP का वो उसमें लगा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक बात बताए ना तेजस की आपकी, तो तेजस में हम लोग इंजन यूज कर रहे हैं GE404, वो यूएस की एक प्लेन थी USF A-18 हॉर्नेट जेट, उसमें यूज किया जाता था 1980s में। उसको अपग्रेड करके हम अपने तेजस में यूज कर रहे हैं, जिसको हम अपना प्राइड मानते हैं कि मेड इन इंडिया है ये। मतलब खुद सोचो, जो कंट्री उसको चला के छोड़ दी है 1980s में, उसको हम अपग्रेड करके अपने तेजस में यूज कर रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनने की, मेड इन इंडिया चीजें करने की। और आप अपना खुद कॉमन सेंस लगाओ कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो अगर हम डिफेंस का कोई भी सामान किसी लेंगे और वो कंट्री अपना बेस्ट प्रोडक्ट हमको दे देगी, वो हमेशा अपने से कम ही चीज हमको देगी ना। अगर उनके
उनके पास जितनी सुपर जेट्स हैं वो उनसे जो लो जेट्स हैं वही हमको देंगे ना, कि कल को अगर वॉर के लिए कंट्री खड़ी भी होती है तो इनके पास वो सेम टेक्नोलॉजी ना रहे। तो आप खुद से कॉमन सेंस लगाओ। और हम लोग दूसरे कंट्रीज पे रिलाई करते हैं कि इधर से भी सामान ले लो, उधर से भी सामान ले लो, सब कुछ होते हुए भी। और 2018 में लोकसभा में ये चीज प्रूव भी हुई थी। मनोहर पर्रिकर जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये चीज मानी लोकसभा में खड़े होकर, जब उनसे ये चीज पूछी गई कि जो हम लोगों का तेजस प्लेन है वो जब हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसके परफॉर्मेंस में, उसके इंजन परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज आते हैं। तो वो चीज मनोहर पर्रिकर ने 2018 में लोकसभा में मानी भी कि हाँ इश्यूज आते हैं, लेकिन आज तक हम वही यूज करते चले आ रहे हैं। हो सकता है यही रीजन हो कि इंजन की परफॉर्मेंस की वजह से ही जो दुबई में प्लेन क्रैश हुआ है तेजस, वो इस वजह से ही हुआ। वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता ही चलेगा, लेकिन पायलट तो ट्रेंड थे, ये तो फिक्स है। इसके बाद जब हवा में तेजस या कोई भी प्लेन जब मैन्यूवर करता है ना, निगेटिव जी टर्न मारता है, नीचे आता है, तो इकट्ठे ग्राउंड के पास आने के बाद वो पूरा थ्रस्ट लगाता है उसका इंजन वापस उठने के लिए। तो वहां पर इंजन की परफॉर्मेंस एक मेजर रोल प्ले करती है उस मैन्यूवर में, खास करके निगेटिव जी टर्न में, क्योंकि प्लेन जमीन के बहुत नजदीक आता है, वहां से उठता है, तो थ्रस्ट की नीड बहुत ज्यादा होती है। तो हो सकता है कि ज्यादा चांसेस हो कि उसी की वजह से हुई हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या इंडिया में इंजन ही नहीं है? तो नहीं, लेट 1980s में डीआरडीओ को टास्क दिया गया था कि भाई इंडिया का भी एक इंजन तैयार करो। तो डीआरडीओ ने एक कावेरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मतलब कावेरी इंजन बनाना शुरू किया। अब उसमें भी खास बात यह है कि वो कावेरी इंजन आज भी नहीं तैयार हो पाया, आज भी उसकी टेस्टिंग ही चल रही है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम इंजन यूज कर रहे हैं ना अपने तेजस में, GE404 वो यूएस वाला, उससे भी लो क्वालिटी का इंजन है ये कावेरी, जिसको अभी हम लोग तैयार तक नहीं कर पाए हैं। पहले प्लानिंग यही थी कि जो तेजस हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें अपना कावेरी इंजन ही फिट करेंगे, लेकिन कावेरी इंजन अभी ना तो तैयार हुआ है, और दूसरी बात GE404 से ऑलरेडी डिग्रेडेड है, जिसमें हम लोग 1989 से 2015 के बीच में 2100 करोड़ रुपए लगा भी चुके हैं उस कावेरी के पीछे। और जब तेजस में उसकी सेटलमेंट की बात हो रही थी तो पता लगा कि तेजस के अकॉर्डिंग ये इंजन जो है वो सुटेबल ही नहीं है, लो बात ही खत्म हो गई। अब तो फिर हमको दूसरी कंट्री से लेना ही पड़ेगा, तब हम लोग GE404 खरीद के लगा रहे हैं अपनी कंट्री में। अभी जो अपना मेड इन इंडिया का तेजस है ना, इसका प्रोजेक्ट पहले LCA के नाम से था, अभी भी तेजस के आगे LCA तेजस ही करके बोला जाता है। इसका प्रोजेक्ट 1984 में स्टार्ट कर दिया गया था। उसके कुछ टाइम बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी PM बनते हैं तो LCA का नाम उसको चेंज करके तेजस कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे ज्यादा जो कंसर्निंग बात है, ये फैक्ट देखने के बाद भी हमारा भी दिमाग खराब हो गया कि मतलब 1984 में स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट 17 साल बाद 2001 में जाकर के उसका फर्स्ट प्लेन तैयार होता है, पहली बार तेजस उड़ान भरता है। देखो आप, 1984 में स्टार्ट हुआ था, 2001 में 17 साल बाद पहला प्लेन उड़ान भरता है इंडिया में, तेजस। मतलब आप देखो 1984 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद 17 साल लग गए इनको अपना पहला यूनिट निकालने, मतलब फर्स्ट फ्लाइट होने में, जो कि 2001 में हुई। अब 2001 के बाद 2016, मतलब इतना टाइम और लग गया है इनको IAF में ज्वाइन होने, मतलब ऑफिशियली IAF में जुड़ने में। और उस पे भी अगर आप ओवरऑल इंडिया को देखोगे तो पूरे इंडिया को 42 स्क्वाड्रंस ऑफ फ्लाइट जेट्स की नीड है, अगर पूरी की पूरी सिक्योरिटी के वाइज देखा जाए। और अभी अपने पास है कितने, उसके आधे, सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस। और उस पे भी जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि अपने पास अभी सिर्फ 38 तेजस प्लेन्स है ऑल ओवर द इंडिया, ओनली 38 तेजस प्लेन। 2016 में जब ये आ गया उसके बाद से 2025 तक इन्होंने सिर्फ 2 ऑपरेशनल ये यूनिट डिलीवर किए हैं 2 स्क्वाड्रन के, जो कि 38 प्लेन्स होते हैं। और उस पे भी जो बची कुची कसर थी वो इंडियन गवर्नमेंट और पूरा करती है। सितंबर में इन्होंने 100 ऑर्डर्स और दे दिए HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, कि भाई मेरे 100 प्लेन्स और तैयार करो। अब देखो यहाँ पे HAL क्या कह रहा है कि ठीक है बॉस, 2028 तक हम आपको टोटल 220 प्लेन्स दे देंगे। मतलब देखो आप डेट याद रखो, 2028 तक कह रहे हैं टोटल हम आपको 220 प्लेन्स डिलीवर कर देंगे। मतलब 100 का तो ऑर्डर दिया गया है और इसके पीछे 83 ऑर्डर अभी पेंडिंग में। मतलब उसके बाद जाकर के 2028 में टोटल 220 प्लेन्स हो जाएंगे इंडिया में तेजस के। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई जब 2016 से लेकर के 25 तक आप सिर्फ 2 स्क्वाड्रंस डिलीवर कर पाए, तो ये कैसे हो जाएगा कि 2028 तक आप टोटल 183 प्लेन्स डिलीवर कर दोगे। जहां तक अगर मैथमेटिक्स लगाया जाए तो इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, फिर से ये डिले हो ही जाएगा, फिक्स है। और अगर हम अब बात करें राफेल की, जो इंडिया का एक और प्राइड है, जो कि हम लोग फ्रांस से लेकर के आए थे, तो इसमें तो बहुत बड़ा झोल चल रहा है। मतलब ये तो ऑलरेडी प्री बनी हुई प्लेन है, इसको तो सिर्फ पैसे देके खरीदना और वापस इंडिया में उसको वहां से उड़ाना, इंडिया में लैंड करवा लेना है। लेकिन सिर्फ डील क्लोज होने के 4 साल लग गए वो बनी बनाई प्लेन को फ्रांस से जो है इंडिया लाने में। 2016 में एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ था। अब यहाँ पर आप नंबर्स को बड़े ध्यान से देखना कि यूपीए की सरकार में डील क्लोज हुई थी कि एक जो प्लेन है वो फ्रांस से हम 526 करोड़ रुपए में खरीदेंगे और टोटल 126 एयरक्राफ्ट हम मंगवाने वाले हैं। जिसके साथ उस डील में ये भी था कि हम TOT भी लेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी, और उसके बाद वहां से
लेने के बाद हम लोगों ने ये भी प्लान कर दिया था कि ठीक है, HAL को ये चीज बोल दी थी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलने के बाद, मतलब उस प्लेन की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद आप 108 मतलब 108 राफेल आप इंडिया में तैयार करना। मतलब HAL भी बोल दिया ठीक है बॉस, आप डील क्लोज करो, चीज आएगी, TOT मिलेगा, हम 108 राफेल यहाँ क्लियर करेंगे, मतलब यहाँ पे इंडिया में बनाएंगे। और वहां से तो 126 प्लेन हम खरीद ही रहे थे। अब इसके बाद देखो, अब NDA की गवर्नमेंट आती है, जब नरेंद्र मोदी जी PM बनते हैं। अब यहाँ पर देखो पता नहीं क्या हुआ इनकी डील में कि अब NDA की सरकार कह रही है कि एक राफेल जो है वो 1670 करोड़ रुपए का लिया जाए। अब देखो, अब वही जो डील 526 करोड़ की UPA की सरकार ने फाइनल करी थी, उसके बाद जब NDA की गवर्नमेंट आती है तो वही सेम प्लेन 1670 करोड़ का फाइनल किया जाता है। और इस बार NDA की गवर्नमेंट में TOT भी नहीं लिया जा रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ सिंपल प्लेन्स का हो रहा है। ये खरीदी गई जिसमें 1670 करोड़ के प्लेन्स खरीदी गई है, वो भी सिर्फ 36 राफेल मंगवाई गई है। मतलब ना तो अब HAL जो हम लोगों ने बोला था कि 108 प्लेन अब आप तैयार करना है TOT मिलने के बाद, वो तो मामला कैंसिल हो गया। जो 500 करोड़ की जो प्लेन्स थी वो 1600 करोड़ की, पता नहीं क्या ऐसा उसमें चेंजेस करेगा कि 1600 करोड़ की हो गई प्लेन और सिर्फ 36 राफेल्स आई है वहां से। और उसके बाद ये स्कैम पकड़ा गया, कोर्ट में गया, बहुत बवाल हुआ, लेकिन एविडेंस नहीं मिले। उसके बाद कोर्ट ने इसको दिसंबर 2016 में क्लोज कर दिया कि कोई एविडेंस नहीं मिले। अब ऐसी ही चीजें हुआ करती है कि प्लेन लाने में कहीं 1000 करोड़ की, मतलब 500 करोड़ का डील फाइनल हुआ था, 3 गुना ज्यादा में सेम प्लेन लाया जा रहा है, कोई एविडेंस ही नहीं है। अब क्या, कौन क्या ही कह सकता है, हम ही क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग इंडिया में ही चीजें क्यों नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि जो जेट इंजन होते हैं ना, ये वर्ल्ड की टफेस्ट टेक्नोलॉजीज में आता है ये जो जेट इंजन होते हैं, क्योंकि जेट इंजन से 1800 डिग्री की हीट निकलती है। और उसके साथ साथ और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ 3 से 4 ही ऐसी कंट्रीज है जो जेट इंजन तैयार करती है, किसी के पास इतनी सुपर टेक्नोलॉजीज है नहीं। और एक पूरा का पूरा जो जेट इंजन तैयार किया जाता है ना, उसके लिए जो पूरा इकोसिस्टम लगता है, वो कोई भी कंट्री अगर इकोसिस्टम बनाती है तो उसे 30 से 40 साल लग जाते ही हैं इकोसिस्टम सिर्फ तैयार करने में। जैसे चाइना को 40 साल लग गए थे अपने जेट का जो इंजन है ना, इसका इकोसिस्टम तैयार करने में। अब यहाँ पे जो मेन मैटर ये आता है कि इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड में 2 से 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना जेट इंजन बना रहे हैं और वहीं पूरी दुनिया भर को बेच रही हैं। इंडिया जब इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर इतना सारा कुछ है, तो GDP का कुछ रेट बढ़ा देना चाहिए, डिफेंस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला मैटर हम लोगों को ये फंस जाता है कि पुअर फंडिंग, हम लोग पूरी फंडिंग नहीं दे रहे अच्छी खासी उसमें। और दूसरा ये है कि डिसीजन इतना स्लो है कि बनी बनाई प्लेन को इंडिया लाने में ही 4 साल लग जा रहा है, तब तक वहाँ अगला कंट्री जो है ना, अगली जनरेशन के प्लेन अपनी टेस्टिंग भी चालू कर दी, तब हम उनसे ले रहे हैं। और दूसरी बात ये अटक जाती है कि हम लोग दूसरी कंट्री पे रिलाई करते हैं कि उनसे उधर से ले लेंगे, उधर से खरीद लेंगे, उधर से खरीद लेंगे। अब हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो अदर कंट्रीज हैं वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट तो हमें देंगे नहीं, वो वही देंगे जो उनकी जनरेशन से एक जनरेशन पीछे ही रहेगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मैटर ये भी आ जाता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं APJ अब्दुल कलाम के बाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब इंडिया में थे, उन्होंने इंडिया के लिए इतना किया। आज भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो APJ अब्दुल कलाम की वजह से इंडिया में आई। उनको मिसाइल मैन इसीलिए माना जाता है। बाहर से उन्हें ऑफर आ रहे थे, नासा से भी ऑफर आया, कई सारे और एजेंसी से ऑफर आया, लेकिन वो इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं। तब जाकर कहीं इंडिया में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई, कितनी सारी चीजें डेवलप हुई इनके टाइम पे। लेकिन उनके बाद के जो साइंटिस्ट आना चालू है ना, आप कॉमनली अगर आप दिमाग लगाओ, आपके पास टैलेंट है, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पर आपके टैलेंट की उतनी ज्यादा कदर नहीं हो रही, आपको उतना ज्यादा पे नहीं किया जा रहा आपके टैलेंट के, तो आप यही सोचोगे ना कि यार अगला आदमी अगर हमको जितना पे कर रहा है, जैसे कंपनीज में ही आप अगर आप एम्प्लॉय हो कंपनी में, अदर कंपनी आपको ज्यादा पे करेगी, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप छोड़ के चले ही जाओगे उसमें, बिकॉज आपको भी लगेगा कि यार हमारी अर्निंग बढ़ेगी, फैमिली अच्छी से रहेगी, हमारी पैसा मिलेगा ही ज्यादा। तो वैसा ही आज के टाइम पे हो रहा है कि जितने टॉप साइंटिस्ट है ना इंडिया में, इंडिया उनको पे नहीं कर पा रहा, उनको रख नहीं पा रहा सही तरीके से। अदर कंट्री जैसे नासा है पे कर रही, जिसकी वजह से वो इंडिया छोड़ करके बाहर चले जा रहे हैं। जैसे कल्पना चावला का अगर आप देख लोगे तो वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, वो भी नासा की ही एक एरोस्पेस इंजीनियर थी। उसके बाद अपने डॉक्टर बी सुरेश कुलकर्णी जी, इन्होंने 55 सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चेस दिए हैं नासा को, और जो 55 लॉन्चेस थे ना, वो मेजर लॉन्चेस थे, नासा को दिए, मतलब वो इंडिया छोड़ करके चले गए हैं। और एरोस्पेस इंजीनियर है नासा में, बढ़िया उनका काम चल रहा है, नासा उनको पे कर रही है, इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है। और जो पूरा का पूरा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो यूएस के बेसिस पे होगा, मतलब जो 55 सक्सेसफुल लॉन्चेस थे ना, उसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो यूएस को ही जाएगा, बिकॉज वो यूएस के लिए वहां से काम कर रहे हैं, नासा में है, इंडिया से तो कोई मतलब है नहीं उनको। और ऐसे ही डॉक्टर मधुलिका जो कि नासा में लीड साइंटिस्ट है, और वो लिविंग विद अ स्टार एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी जुड़ी हुई है। मतलब ओवरऑल जो काफी साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे बाहर ही निकल जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनको पे ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अपने डॉक्टर मैप्पन है, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट नासा में, और ऐसे ही उसके बाद जो ये लोग बाहर चले गए, और उसके बाद जो कोई देशभक्त बचते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं कि ठीक है यार मैं बाहर की कंट्रीज के लिए काम नहीं करूंगा, इंडिया के लिए ही करूंगा, तो वो इसरो में जाते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद जो बेस्ट हैं उन्हें तो लगता है कि उनके टैलेंट को रिकॉग्निशन मिले, फिर वो बाहर के कंट्रीज में चले जाते हैं, नासा और जितनी भी और एजेंसीज उनके लिए काम करते हैं। तो सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे आ जाता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमारे पास बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट नहीं है जो उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा पाए। और दूसरा बचता है वो अपनी सरकार, वहां पे इतना स्लो डिसीजन है कि चीजें फाइनल करने में ही डिकेड
वीक्स बीत जाते हैं, प्लेन आ रही है जा रही है, कोई मतलब नहीं है, चीजें जैसे चल रही चलने दो बस। और ओवरऑल जो ये है, आप देखो साइंटिस्ट अपने हैं ऐसे ही, जो बाहर चले जा रहे हैं बाहर, जो बच रहे हैं इंडिया में। उसके बाद चीजें ऑलरेडी स्लो चल रही है, फंडिंग में सारी चीजें लेट ही चल रही है। उसके बाद अब जो सबसे बड़ा प्रेशर ये बनता है कि अपनी नेबर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज प्रेशर बनाती है। अगर उनकी डिफेंस में चीजें अपग्रेड हो रही है तो इंडिया में जब हम अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि ठीक है अपना इंजन तैयारी हो रहा है, ये चीज हो रही है, उसमें डिकेट्स लगने वाले हैं, अपने पास अभी फाइटिंग के लिए कोई चीज है नहीं, तब ये मजबूरी बन जाती है कि यार हमें तो अदर कंट्रीज से लेना ही पड़ेगा अपनी नेबर कंट्रीज को काउंटर करने के लिए। तो हमको यूएस से और उधर रशिया से चीजें खरीदनी पड़ती है कि अभी 10-15 साल या 20 साल तक में अगर कोई वॉर होती है, कुछ भी होता है, हमें दिखाना पड़ेगा कंट्रीज में कि हमारा भी डिफेंस का जो मैकेनिज्म है या डिफेंस में जितनी चीजें हैं वो मजबूत है। तो हमें अपनी नेबर कंट्रीज को काउंटर करने के लिए बाहर से चीजें खरीदनी पड़ती हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर हर एक चीज देखोगे आप, तो बात यहीं पे आके फंसती है कि इंडिया में हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कमी है। और आगे ये चीज जैसे अपने यहाँ भी कोई बच्चा तैयार होता है, कहता है हमें नासा में जाना है, वो गोल नासा से चेंज करके हमें इसरो करना पड़ेगा। और उसके बाद जो दूसरी चीज ये है कि हमें अपने डिफेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करनी पड़ेगी। अपनी जीडीपी का कुछ परसेंट, 2 से 3% हिस्सा अगर अपनी डिफेंस में देंगे, साइंटिस्ट को अच्छा खासा पे आउट देंगे, तो वो बाहर ही क्यों जाएंगे, वो इंडिया में ही रह करके काम करेंगे। बिकॉज हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं बन सकता है ना। हम भी ये वीडियो बना रहे तो अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहे हो, ऐसी पूरी दुनिया इंटरेस्ट पे चल रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज के टाइम पे देशभक्त निकलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के तरीके से, जो इंडिया में रह करके अपना पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। उसके साथ साथ सुपर पावर कंट्रीज हैं, अपने बगल में चाइना है, वो डेवलपमेंट करे जा रहे हैं। तो उनकी डेवलपमेंट को कॉम्पिटिट करने के लिए हमें अच्छा खासा बजट चाहिए। अपना बजट लो है, पास करने में गवर्नमेंट लेट कर देती है, उसको धांधली हो जा रही है हर जगह पे। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर सेक्टर में ही कमी है। हमें डिफेंस आज भी इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इतनी बड़ी कंट्री है, डिफेंस में अभी हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो अभी तेजस क्रैश हुआ, इससे कहीं ना कहीं अपनी जो इंडिया की डिफेंस की जितनी भी चीजें हैं वो पूरी कंट्रीज के सामने, सबके सामने वो बात आई है कि यार इंडिया का तेजस क्रैश हो गया है। 2 ही तेजस आए हुए थे यहाँ पे शो में, और जितने लोग और खरीदने भी वाले थे तेजस को, उनकी भी डील इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि पावर शो कर रहे हो आप और वहीं पे चीजें गड़बड़ हो जा रही हैं। इससे ओवरऑल इंडिया की एक इमेज भी ग्लोबल लेवल पे हल्की सी खराब होती है। तो हमें इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज अगर कल को कोई लड़ाई हो जाती है तो अपना डिफेंस ही सेक्टर है जो चीजें काउंटर कर पाएगा, और हम वहीं से वीक हो जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। अगर आज भी गवर्नमेंट इन सारी चीजों पर ध्यान देगी ना, तो जो इंडिया में कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर न जा करके इंडिया के लिए ही काम करेंगे, और सारी चीजें धीरे धीरे और अच्छे से होती चली जाएगी। हम दूसरे कंट्रीज पर रिलाई नहीं करेंगे अपने डिफेंस के लिए, अपना डिफेंस सेक्टर भी मजबूत होगा। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो, कुछ जानने को मिला हो, तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं ऐसी ही अपनी एक नई इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।